यहाँ पर आज हम 10वीं का हिंदी का असाइनमेंट का आंसर देखने वाले हैं। नवंबर मंथ का सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर कंप्यूटर फॉन्ट में मिल जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और यहाँ पे 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF भी बहुत जल्द ला रहे हैं। और आपसे पहले वाले भी 2-3 साल आपके जो सीनियर्स हैं, तो 2-3 साल से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मतलब टॉप 10 में स्कोर करते हैं, टॉप 10 में CG में उनका रैंक आता है। और उन बच्चों का इंटरव्यू भी लेके हमने चैनल पे डाल रखा है ताकि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प मिले। तो आपको एक एक चीज़ें ध्यान से देखनी है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए आप ध्यान से, कि मरिया प्रथा ने शिव कुमार की ज़िंदगी को किस तरह बदल दिया। मरिया प्रथा होती है और इसमें बोला गया है कि शिव कुमार की ज़िंदगी को किस तरह बदल दिया गया। तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि मरिया प्रथा शिव कुमार को किसान से मजदूर बना दिया। मरिया प्रथा ने शिव कुमार को किसान से मजदूर बना दिया। यहाँ पे ये प्रथा इसके लिए खराब साबित हुई। इसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, किंतु सामाजिक दबाव में उसे मरिया भात खिलाने हेतु अपनी खेती बेचनी पड़ी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जीविकोपार्जन है तो उसे मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। तो ये इफेक्ट पड़ा मरिया प्रथा से शिव कुमार की ज़िंदगी में। इसके बाद आता है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या पूछता है, कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें सकारात्मकता के बारे में इस हमारी जो पंक्ति है इसमें बताया गया है कि सकारात्मकता आपको रखनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि हम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। तो यहाँ पे ये लिखा गया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, अपने भीतर के अवसाद को खत्म कर अपनी मेहनत से अपने जीवन को प्रकाशित करें और उसे एक नई दिशा दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आंसर को लिखा गया है। इसके बाद आता है तीसरे का अ क्वेश्चन। तीसरे का अ क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है आपसे, और देखिए जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं इनके लिए आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स पहले से ही डाल दिया गया है। और पिछले साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके CG बोर्ड के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो आप बहुत अच्छे से उनको आपको ध्यान में रख के करना है, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपके बारे में बताई जाएगी, आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो प्रश्न 3 पे हम मूव करते हैं। और एक और बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहीं से आपको सारी चीज़ों का प्रिपरेशन कराया जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। प्रश्न 3 है, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी क्या कहना चाहते हैं, लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है कि बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता करना होता है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं लेखक कि बांस का जो पेड़ है वो हिलता डुलता रहता है, जिससे उससे क्या समझ आता है कि हमको झुकना भी चाहिए और परिस्थितियों के साथ समझौता भी करना होता है। जिस जीवन में समझौता नहीं है, समन्वय नहीं है और सामंजस्य भी नहीं है, वह जीवन जीने योग्य नहीं होता। इस तरह से वह कहना चाहते हैं कि वह जीवन एकदम जड़ जैसा हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन वृक्ष की तरह होना चाहिए, यही जीवन की कृतार्थता है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा संदेश यहाँ पे दिया गया है, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। वह क्वेश्चन है, तानाशाही क्या है। तानाशाही के बारे में हमको बताना है और तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है अपने शब्दों में लिखिए। तो उसकी जीवन शैली के बारे में भी हमको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब मनुष्य परिस्थितियों से समझौता नहीं करता है, हानि लाभ की परवाह किए बिना केवल अपने विचार को ही प्रधानता देता है, तो वही तानाशाही है। जब मनुष्य है और किसी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं करता है और हानि लाभ की बिना परवाह किए केवल अपने जीवन को ही प्रधानता देता है, तो उसी को तानाशाही कहते हैं। यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। अब तानाशाह की जीवन शैली के बारे में पूछा गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन में कि तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है अपने शब्दों में लिखिए।
तो यहाँ पे लिखा गया है बहुत अच्छे तरीके से कि तानाशाह की जो जीवन शैली होती है वो बिल्कुल ही निरंकुश होती है। जैसे आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर और स्टालिन ऐसे ही व्यक्तित्व थे, यहाँ पे आपको बताया गया है। और जिनके जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान ना था, उनके जीवन में समन्वय बिल्कुल नहीं था। हम देखते हैं रावण का व्यक्तित्व पढ़ते हैं, हिरण्यकश्यप का पढ़ते हैं या हिटलर का पढ़ते हैं, वह अपने मतों के लिए अड़ियल थे। रावण वगैरह या जो हिटलर वगैरह थे, जो उनको सही लगता था बिल्कुल वही वो सब पे थोप देते थे। तो आपको इन बातों का यहाँ पे आंसर देना अच्छे से, चाहे तो आप अपने भी वर्ड में इसको बना के लिख सकते हैं बहुत इजीली। इसके बाद आता है प्रश्न 4, दिए गए पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लिखिए। जो पद्यांश है उसका हमको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करके लिखना है। तो यहाँ पे क्या प्रश्न आता है, अब पद्यांश क्या दिया है, निर्झर में गति है, यौवन है वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। तो आप देखिए यहाँ पे पद्यांश लिखा गया है और आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको बताना है कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो इसमें आप लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 जीवन के झरना से अवतरित है। इसके रचनाकार श्री R.C. प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे आपने संदर्भ लिख दिया। इसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन में झरने की तरह आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हुए कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं इसमें आपको लिखना है कि अर्थ में लिखना है, जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है वह आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन में निरंतर अबाध गति से प्रवाहित होता रहता है। राह में होने वाली दुश्वारियों से लड़ता हुआ, मन के पेड़ों से टकराते हुए वह अपने जीवन में चट्टानों पर बढ़ते चले जाता है। और यहाँ पे लिखा गया है कि ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की वास्तविकता को समझते हुए, सकारात्मकता विचार रखते हुए हर कठिनाइयों को पार करता हुआ बढ़ता चला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि सकारात्मक मनुष्य सबसे अच्छा होता है और हर परिस्थितियों में वह आगे बढ़ता रहता है। ये सकारात्मक मनुष्य की विशेषता होती है जो झरने से मैच करती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न 5। प्रश्न 5 में आपको क्या बताया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो हमको निबंध लिखना है जैसे समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग पे हम निबंध लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले निबंध में आप देखते हैं प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना में हमने क्या लिखा हुआ है कि संसार में समय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान धन माना जाता है, अतः हमें इस मूल्यवान धन अर्थात समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं लौट पाता। इसके विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि यदि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, यदि स्वास्थ्य खो जाए तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एक बार हाथ से समय निकल जाए तो पुनः लौट कर नहीं आ सकता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वही जीवन में सफल होता है। यहाँ पे हमारा हेडिंग है, प्रत्येक क्षण सीमित है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण सीमित है। हम कई कार्यों को सीमित समय पे करने की जगह समय की कीमत जाने बगैर उसे टालते जाते हैं और फिर पछताते हैं कि काश हमने ये काम उस वक्त पर कर लिया होता। एक कहावत भी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए प्रत्येक कार्य हमें सही समय पर कर लेना चाहिए। वैसे भी भगवान ने हमें जितना समय दिया है उससे ज़्यादा किसी के पास एक क्षण भी नहीं होता है। इसलिए हमें हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके निर्धन धनवान, निर्बल सबल, मूर्ख विद्वान बन जाता है। इसके बाद लिखा गया समय के सदुपयोग की विधि। समय के सदुपयोग की सबसे अच्छी विधि है प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसके अनुकूल समय तय करना और समय के अनुकूल कार्य को निर्धारित करना। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य कभी समय का सदुपयोग नहीं करता। आलस्य उसकी उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है।
आलस्य के कारण वह समय के महत्व को नहीं समझ पाता और समय के सदुपयोग और समय के अनुकूल चलने में असमर्थ रहता है। इसलिए आलस्य को त्याग कर समय की महत्ता पर ध्यान जरूरी है, तभी आलस्य व्यक्ति समय के साथ चल पाएगा। इसके बाद क्या लिखा गया है, समय महापुरुषों का साथ देता है। समय जो भी है महापुरुषों का साथ देता है। सबको ये बात पता ही है कि संसार में जितने भी महापुरुष और मेधावी व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने दम्यवक बुद्धिमत्ता पूर्वक सदुपयोग किया है समय का। नेपोलियन का उदाहरण हमारे सम्मुख है। केवल 5 मिनट ही देरी से युद्ध भूमि में पहुंचने के कारण वह पराजित हो गया तथा कैद कर लिया गया। अतः हमें अपने सभी कार्य समय पर ही करने चाहिए। आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। और लास्ट में हमारा उपसंहार होता है कि समय के सदुपयोग से मनुष्य के विचार गंभीर और पवित्र होते हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा और उचित लाभ उठाएं। खेल के समय खेलें तथा पढ़ने के समय पढ़ें। समय के सदुपयोग से ही जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों को छू लेता है। ऐसे करके हमारे आंसर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं इसके पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22। उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।